नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता आज संसद परिसर में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि उनके संघर्षों ने लाखों लोगों के भीतर उम्मीद जगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे। उन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने और विपक्षी पार्टियों ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। और बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और जबकि बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। आधुनिक भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला है। संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब का हर कार्य, हर निर्णय अंत्योदय को समर्पित था। ऐसे हुतात्मा को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हर कोई विनम्र श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी है। 6 दिसंबर यानी आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की 31वीं बरसी है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। पुलिस ने बताया कि शहर में आने जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और उनकी पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के विभिन्न इलाकों में वाहन चेकिंग भी तेज कर दी है। इस बीच अयोध्या के SSP राजकौर नैयर ने लोगों से अफवाहें फैलाने और जनता के बीच भ्रम पैदा करने से बचने का आग्रह किया। अयोध्या जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन तैयार है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के लिए टीमों में विभाजित किया गया है। आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। यूपी पुलिस की प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबलरी भी यहां तैनात है। यहां अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत पर हमले की धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो के माध्यम से कहा है कि उसकी हत्या की साजिश नाकाम हुई है और वह 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके उसका जवाब देगा। इस 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की सालगिरह है। वीडियो में पन्नू ने बताया कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई थी जो नाकाम हुई। पन्नू ने वीडियो में अफजल गुरु के साथ एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा कि दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। इस वीडियो में पन्नू अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के साथ साथ अफजल गुरु और कश्मीरी आतंकियों को भी समर्थन दिखा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पहले भी पन्नू ने ऐसी धमकियों को जारी किया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 100 वेबसाइट ब्लॉक कर दिए हैं। संगठित अवैध निवेश और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 100 से अधिक वेबसाइट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद बंद कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 100 से अधिक वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद करने की सिफारिश की थी। बयान में कहा गया कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इन वेबसाइट को बंद कर दिया है। ऐसी जानकारी मिली है कि आर्थिक अपराध से संबंधित कार्य आधारित संगठित अवैध निवेश से जुड़े इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे और ये डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी पटियाला केंद्रीय जेल में बंद बलवंत सिंह राजवाना ने मंगलवार सुबह से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में 5 तख्तों के सिंह साहिबान को बुलाया गया। बैठक में बंदी सिंहों की रिहाई, विशेषकर राजवाना की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करवाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले पटियाला जेल में राजवाना से उसकी बहन कमलदेव कौर मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद कमलदेव ने कहा कि उसका भाई अब केंद्र सरकार को भेजी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील पर निर्णय लेने के बाद ही भूख हड़ताल समाप्त करेगा। वहीं SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने राजवाना की भूख हड़ताल को केंद्र सरकार के कठोर और नकारात्मक रवैये और पंजाब सरकार के अत्याचार का परिणाम बताया है।
पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, नशा और फिरौती जैसे मसलों पर बैठक के बाद आज फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक बुलाई। राज्य में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई। यह मीटिंग उनके निवास पर बुलाई गई। बैठक में विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारियों के अलावा विभिन्न जिलों के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मान ने बैठक में पंजाब में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने का एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन वांग वेनबिन ने यह घोषणा की कि वे अफगान सरकार को मान्यता देते हैं और उसे अपने यहाँ राजनयिक रखने की भी मान्यता देते हैं। इससे पहले अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। चीन के इस कदम से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है और इससे पाकिस्तान को भी चुनौती हो सकती है। पाकिस्तान ने हाल ही में तालिबान सरकार के कामकाज से आपत्ति जताई और तालिबान के साथ बड़े परी संबंधों की मजबूती का समर्थन किया था। चीन की यह क्रमबद्धता इसे एक ऐतिहासिक संबंध बना देती है, खासकर जब इस समय पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय जब तालिबान सरकार के खिलाफ आलोचना हो रही है, चीन की इस हालत को विशेषज्ञों ने एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है और इसे एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाने के रूप में देखा है। बता दें कि नाराज पाकिस्तान ने सालों से देश में रह रहे हजारों अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान की सरहद से निकालने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई। लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रमुख आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंजुला अदनान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है। हंजुला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। इतना ही नहीं, हंजुला ने साल 2015 में जम्मू के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर भी हमला करवाया था। इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 13 जवान जख्मी हुए थे। इन दोनों हमलों में हंजुला पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। हंजुला ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा इलाके में हुए फिदायीन हमले को अंजाम दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हंजुला को पीओके के लश्कर कैंप में नई भर्ती हुए आतंकियों को बरगलाने के लिए भेजा जाता था और वे भारत में घुसपैठ कर आतंकी हमले को अंजाम देते थे। वहीं हंजुला की मौत को लश्कर चीफ हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव पंजोखरा का नाम उसके धार्मिक महत्व के अनुरूप पंजोखरा साहिब हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंधी गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने पर अनुमति देने के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा पंजोखरा गांव के धार्मिक महत्व को देखते हुए पूर्व में गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने को लेकर प्रदेश सरकार से बात की गई थी। उन्हीं के प्रयासों से हरियाणा विधानसभा सत्र में पंजोखरा का नाम पंजोखरा साहिब करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड से गांव का नाम पंजोखरा साहिब अंकित करने के लिए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से भेजा गया था। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब पहुंच चुके हैं। भागवत आज जालंधर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठकों में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनकी बैठकों का दौर शुक्रवार तक चलेगा। इस दौरान वे सह कार्यवाहकों के अलावा उत्तर क्षेत्र के सभी प्रांतों यानी कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के संघ अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। आरएसएस प्रमुख की बैठकों के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी पर आयोजन स्थलों को रखा गया है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि अभी तक लोकल लीडरों को भी दूर रखा गया है। हरियाणा पंजाब में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ साथ कोहरे की चादर भी नजर आने लगी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर खूब देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस साथ ही कोहरा भी परेशानी बढ़ाने लगा है। हरियाणा के हिसार का पारा जहां 8.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं पंजाब के फरीदकोट, गुरदासपुर, बरनाला में न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में तापमान और ज्यादा नीचे गिरने की संभावना है। वातावरण में नमी के चलते दोनों प्रदेशों के कई क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हरियाणा में अभी आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है। जबकि पंजाब में 11 दिसंबर को बारिश की संभावना है, जिससे पंजाब के मौसम में और बदलाव आ सकता है। राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पंजाब के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।